जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन। 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और आपके लिए लेकर आई हूं हमारा स्पेशल टाइम मशीन। आज शो में हम बात करेंगे 1959 की, जब आजाद भारत 12 साल का हो चुका था। ये वो साल था जब दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत शरण लेने आए थे, जब भारत को तीर्थ मानने वाले मार्टिन लूथर भारत यात्रा पर आए थे। इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति को नेहरू ने अपनी कार में बिठाकर राजपथ घुमाया था। ये वही साल है जब निर्मोही अखाड़ा ने राम जन्मभूमि में पूजा का हक मांगा था। इसी साल नेहरू ने की थी सबसे बड़ी गलती जो सेना को पड़ी थी भारी, और इसी साल आई थी इंदिरा और उनके पति फिरोज गांधी के रिश्ते में दरार। इसके अलावा भी 1959 में हुआ था बहुत कुछ खास, जिसे देखने के लिए टाइम मशीन में आप चलिए मेरे साथ 63 साल पीछे 1959 में। उन्नीस में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर भारत आए तो लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रभावित करने के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाई थी। भारत भ्रमण के दौरान जवाहरलाल नेहरू आइजनहावर को ताजमहल भी ले गए थे। ताजमहल के पास एक गांव में नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुली जीप में भी सैर की थी। यहां दोनों ने ग्रामीण परिवेश को करीब से देखा और समझा। इस दौरान गांव की महिलाओं से नेहरू ने बातचीत भी की थी। नेहरू को सामने देखकर गांव की महिलाओं ने घूंघट ओढ़ लिया, जिस पर उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, मैं तो आपके पिता समान हूँ, आप बेहिचक बातचीत करिए। जिसके बाद महिलाओं ने पंडित नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपति से खूब बातें की। गांव वालों से मिलने के बाद आइजनहावर ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। आपके गांव में आप लोगों के द्वारा किए गए सेवा सत्कार को देखकर मुझे अपने गांव की याद आ गई। जब मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता हूं, तब मैं अपने गांव में होता हूं और मिट्टी के बेहद करीब होता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं, तब मैं किसानों के दुख दर्द को समझ पाया हूं। हिमालय और तिब्बत यानी दुनिया का वो हिस्सा जो अपने सर्द मौसम और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन साल 1959 में तिब्बत चीन के अत्याचार की आग में झुलस रहा था। चीनी सैनिक बौद्ध धर्म गुरुओं और बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों पर हैवानियत की हद तक अत्याचार कर रहे थे। तिब्बतियों के धर्म गुरु दलाई लामा उस समय मात्र 15 वर्ष के थे। चीन की भारी भरकम सेना और हथियारों के सामने तिब्बत के 8000 सैनिक नाकाफी साबित हुए। 17 मार्च 1959 ये वो दिन था जब चीनी सेना दलाई लामा के परिवार के बेहद करीब पहुंच गई। चीन के गिरफ्त में आने से बचने के लिए 15 साल के दलाई लामा अपनी मां, एक बहन, 2 भाई और कुछ सैनिकों के साथ भेष बदलकर वहां से निकल गए। दलाई लामा की तलाश में चीनी सैनिकों ने पूरे तिब्बत को रौंद डाला, लेकिन दलाई लामा चीन की पकड़ में नहीं आए और गांव-गांव छिपते हुए वो हिंदुस्तान की ओर बढ़ने लगे। इधर पूरी दुनिया को ये लगने लगा कि चीन की फौज ने दलाई लामा को मार डाला, लेकिन दलाई लामा चीनी सैनिकों की पकड़ में नहीं आए और सुरक्षित भारत पहुंचने में कामयाब रहे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन को यह बात पसंद नहीं आई और कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह यह भी थी। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद दलाई लामा पिछले 63 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। उन्नीस में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी गलती की थी जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। उस वक्त भी चीन और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे और तब नेहरू ने 1959 के रक्षा बजट में भारी कटौती की थी। इस कटौती के 3 साल बाद भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चीनी सैनिकों ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को बंधक बना लिया
और तब भारत ये युद्ध बुरी तरह हार गया था। उन्नीस के बजट में रक्षा क्षेत्र में भारी कटौती की गई थी। रक्षा बजट लगभग 25 करोड़ रुपए कम कर दिया गया था। साथ ही केंद्रीय बजट को 839 करोड़ से 757 करके उसमें 82 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के कुछ गलत फैसलों की कड़ी में ये पहला फैसला था, जिसकी वजह से भारतीय सेना 1962 के युद्ध में चीन से बुरी तरह हार गई थी। जनरल A.S. थिमैया की जीवनी थिमैया एन अमेजिंग लाइफ के मुताबिक भारतीय सेना चीन के खतरे को समझ रही थी, लेकिन भारतीय सेना मजबूर थी क्योंकि सेना के पास ना तो संसाधन थे और ना ही पर्याप्त बजट। बजट में कटौती की वजह से भारत न सिर्फ युद्ध हारा, बल्कि अक्साई चीन में हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका भी चीन के हाथों गंवा बैठा। सितंबर 1959 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल थिमैया ने रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन से अपने मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। ऊपरी तौर पर यह बताया गया था कि ये मतभेद कुछ अफसरों की पदोन्नति के मुद्दे पर थे, लेकिन अब मिले अभिलेखीय सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस इस्तीफे की वजह इससे कहीं अधिक गहरी थी। सरदार पटेल की मृत्यु के 7 साल बाद भारतीय सेना की कमान संभालने वाले जनरल थिमैया ने चीन के मुकाबले भारत की सैन्य क्षमता पर प्रधानमंत्री नेहरू और रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन से सीधा संवाद किया। लेकिन आरोप है कि नेहरू ने इस पूरे प्रकरण में अपनी सरकार की लाज बचाने के लिए राजनीति की और जनरल थिमैया को अलग थलग कर दिया। चंद्रा बी खंडूरी की किताब थिमैया एन अमेजिंग लाइफ की माने तो जनरल थिमैया ने ये सारी बातें रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन को बताई थी, लेकिन कृष्ण मेनन जनरल की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है और भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। आखिर में जनरल थिमैया ने रक्षा मंत्री को दरकिनार कर सीधे प्रधानमंत्री नेहरू से सेना की स्थिति के बारे में बात की। जब रक्षा मंत्री को पता चला कि जनरल थिमैया ने सीधे प्रधानमंत्री से बात की है, तो उन्होंने जनरल थिमैया को फटकार लगाई, जिसके बाद थिमैया ने अपना त्याग पत्र रक्षा मंत्री को सौंप दिया। बात उस दौर की है जब पूरे देश में कांग्रेस का एक तरफा राज हुआ करता था। कम्युनिस्ट पार्टी ने चौंकाते हुए केरल में अपनी पहली कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी। उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। उन्होंने फैसला किया था कि केरल में चुनी हुई पहली कम्युनिस्ट सरकार को पलटकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस बात से फिरोज गांधी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। फिरोज गांधी अभिव्यक्ति की आजादी के बड़े समर्थक थे। यही कारण था कि एक दिन फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। इसी दौरान मेज पर खाना खाते समय केरल में तख्ता पलट की बात उठी तो फिरोज ने इंदिरा को फांसीवादी कह दिया था, जिस पर इंदिरा ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ये बात पंडित नेहरू को काफी बुरी लगी थी। साल 1959 में वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े ने खुद को उस जगह का संरक्षक बताया जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। सबसे पहली कानूनी प्रक्रिया भी इसी अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने साल 1885 में शुरू की थी। निर्मोही अखाड़े ने एक याचिका दायर करके राम जन्मभूमि वाले स्थान के चबूतरे पर छत्र बनवाने की इजाजत मांगी थी, जिसे फैजाबाद की जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब यह मामला उतना नहीं उछला था जितनी तेजी इसने 1959 में पकड़ी थी। राम जन्मभूमि पर अपने दावे को लेकर साल 1959 में निर्मोही अखाड़े के तत्कालीन महंत रघुनाथ दास ने न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उसे राम जन्मभूमि के पूजा पाठ और प्रबंधन की अनुमति मिले। दावा किया गया था कि राम जन्मभूमि का अंदरूनी हिस्सा सैकड़ों वर्षों से निर्मोही अखाड़े के अधिकार में रहा है, इसलिए वहां का पूरा अधिकार उसे दिया जाए।
निर्मोही अखाड़े की इस मांग के बाद ही राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद बढ़ने लगा था। 10 फरवरी 1959 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी पत्नी के साथ भारत यात्रा पर आए। अमेरिका में अश्वेत नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले मार्टिन लूथर किंग का भारत में भव्य स्वागत किया गया। उन्हें इंडिया गेट के पास एक लग्जरी होटल में ठहराया गया, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर भारतीय को खुद पर गर्व हुआ। मार्टिन लूथर किंग ने कहा, दूसरे देशों में मैं एक पर्यटक के तौर पर जाता हूं, लेकिन भारत में मैं तीर्थयात्री के रूप में आया हूं। मार्टिन लूथर किंग 1 महीने तक भारत में रुके। इस दौरान उन्होंने कई स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, सरकारी दफ्तरों और संग्रहालयों के साथ कई राज्यों का भ्रमण किया। भारत छोड़ने से एक दिन पहले यानी 9 मार्च 1959 को आकाशवाणी से प्रसारित अपने विदाई भाषण में उन्होंने कहा, भारत एक ऐसी भूमि है जहां आज भी आदर्शवादियों और बुद्धिजीवियों का सम्मान किया जाता है। अगर हम भारत को उसकी आत्मा बचाए रखने में मदद करें तो इसमें हमें अपनी आत्मा को बचाए रखने में मदद मिलेगी। मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी को अपना नायक मानते थे और एक शिष्य के रूप में महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में उतारा करते थे। भारतीय वायुसेना देश की सशस्त्र सेना का अटूट अंग है, जिस पर वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का जिम्मा है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, लेकिन वायुसेना का लोगो 21 अप्रैल 1959 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लॉन्च किया था। वायुसेना के लोगो पर लिखा है, नभः स्पृश्यम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। संस्कृत भाषा के इस वाक्य को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए गए उपदेश का हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त सांसारिक मोह को भूलकर धर्म के लिए युद्ध करने का ज्ञान दिया था। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को नेपाल में सालग्रामी और मैदानी इलाकों में नारायणी तथा सप्तगंडकी के नाम से भी पुकारते हैं। गंडक नदी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। इसी नदी के पानी पर भारत नेपाल के बीच वर्ष 1959 में एक समझौता हुआ था, जिसे गंडक समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत गंडक नदी पर बिहार के वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया। समझौते के बाद 4 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह की उपस्थिति में वाल्मीकि नगर बैराज का शिलान्यास किया गया। करीब 5 वर्षों तक चले निर्माण कार्य के बाद वाल्मीकि नगर का बैराज वर्ष 1969 से 1970 के बीच बनकर तैयार हो गया। इस बैराज की लंबाई 747.37 मीटर और ऊंचाई 9.81 मीटर है। इस बैराज का आधा हिस्सा भारत में है और आधा हिस्सा नेपाल में है। दूरदर्शन यानी भारत में टीवी युग की शुरुआत। दूरदर्शन का जिक्र होता है तो अतीत के ना जाने कितने सुनहरे किस्से ताजा उठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूरदर्शन यानी टीवी का युग भारत में कब शुरू हुआ था? 15 सितंबर 1959 को देश के पहले टीवी चैनल दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तब इसका नाम दूरदर्शन नहीं बल्कि टेलीविजन इंडिया हुआ करता था और इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी।
शुरुआत में दूरदर्शन यानी टेलीविजन इंडिया पर स्कूली बच्चों और किसानों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। शुरुआत में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही टीवी पर कार्यक्रमों का प्रसारण होता था और वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। धीरे धीरे इसमें बदलाव होते गए और 1975 में टेलीविजन इंडिया का नाम दूरदर्शन कर दिया गया और 1982 में ब्लैक एंड व्हाइट से दूरदर्शन रंगीन हो गया। वो साल था जब भारत में कई बड़े नाम और चेहरे आए। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने भारत में भारतीय पकवान का स्वाद चखा, तो वहीं चीनी सैनिकों से छिपते छिपाते दलाई लामा भारत आए। अश्वेत नागरिकों के लिए लड़ाई लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग ने भी भारत की तीर्थ यात्रा की और राम जन्मभूमि की लड़ाई में आया एक नया मोड़। दिलचस्प कहानी और किस्सों से भरा ये साल न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण रहा। आज के सफर को करते हैं यहीं पर खत्म। कल टाइम मशीन में आपको लेकर चलेंगे 1960 के सफर पर और आपको दिखाएंगे 1960 की 10 अनसुनी अनकई कहानियां। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। कदम ब कदम जिला आतंकवादी के Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.